नमस्ते विद्यार्थियों। एलबीएस कॉलेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आप पहली बार कॉलेज एजुकेशन के अंदर आपने प्रवेश लिया है और आप एलबीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लासों का या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका इतिहास का जो पेपर फर्स्ट है, प्राचीन भारत का इतिहास। यह जो प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो प्राचीन काल से यानी कि आदि काल से लेकर के 750 ईस्वी तक का जो है सन है वहाँ तक हम जो पढ़ेंगे वो आपके पहले पेपर के अंदर आता है। तो हम देखते हैं कि इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी अर्जित करने के बाद में हम यूनिट अनुसार, टॉपिक अनुसार अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं हम कि इतिहास क्या है। तो प्राचीन काल से वर्तमान तक की, प्राचीन काल से वर्तमान समय तक की जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका तिथि क्रम के आधार पर, उनका तिथि क्रम के आधार पर संकलन, जो उनका जो संकलन है उसे ही क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। यानी कि अगर सरल रूप में अगर हम कहें तो प्राचीन काल से लेकर के आज तक जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनको तिथि क्रम के आधार पर संकलित किया गया है, उसे ही इतिहास कहा जाता है। घटनाएं तो बहुत सारी घटित हुई हैं लेकिन हर घटना को लिखा नहीं गया है। इतिहास में उसी घटना को पढ़ा जाता है जिसका तिथि क्रम सही हो, स्पष्ट तिथि क्रम हो, उसे ही हम इतिहास कह सकते हैं। तो एक सामान्य परिभाषा है, आप उसको नोट कर लीजिए कि प्राचीन काल से वर्तमान तक की इतिहास क्या है। फिर प्रकरण को हम शुरू करते हैं। इतिहास क्या है? आपके भी दिमाग के अंदर प्रश्न उठता है कि भाई इतिहास है क्या, इतिहास किसे कहते हैं। तो प्राचीन काल से इतिहास क्या है, तो प्राचीन काल से, प्राचीन काल से, प्राचीन काल से वर्तमान तक की, वर्तमान तक की प्रमुख घटनाओं, वर्तमान तक की प्रमुख घटनाओं, प्रमुख घटनाओं प्रमुख घटनाओं का तिथि क्रम के आधार पर, का तिथि क्रम के तिथि क्रम के आधार पर, तिथि क्रम के आधार पर संकलन, तिथि क्रम के आधार पर संकलन को इतिहास की संज्ञा दी जा सकती है, इतिहास की संज्ञा दी जा सकती है। इतिहास क्या है, तो प्राचीन काल से वर्तमान तक की प्रमुख घटनाओं का तिथि क्रम। तिथि क्रम का मतलब ये होता है कि जैसे आप देखते हो 1, 2,
3 4 5 इस प्रकार से आपने गिनती लिखी। अगर ये तिथिक्रम सही नहीं होगा, हो सकता है कि आप डायरेक्ट पहले 5 को पढ़ लें, फिर आप 3 को पढ़ें, फिर 1 को पढ़ें, फिर 2 को, फिर 4 को। तो ये क्या हो गया, तिथिक्रम सही नहीं है। यानी कि तिथिक्रम सही तरीके से जिसका तिथिक्रम हो आपके पास में, तो तिथिक्रम के आधार पर संकलन जो घटनाओं तिथिक्रम का या तिथिक्रम के आधार पर संकलन को इतिहास की संज्ञा दी जाती है। यानी कि तिथिक्रम के आधार पर जिनका आपने वर्णन किया है उसे ही क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। इसकी दूसरी जो परिभाषा है, अब देखते हैं। इतिहास 2 शब्दों से मिलकर के बना है। इतिहास है वह कितने शब्दों से मिलकर के बना है, 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तो लिख लीजिए इतिहास, इतिहास शब्द, इतिहास 2 शब्दों से, इतिहास 2 शब्दों के मेल से बना है, 2 शब्दों के मेल से बना है। इतिहास कितने शब्दों के मेल से बना है, तो 2 शब्दों के मेल से बना है, इति और हांस। इति यानी कि पहले, इति का मतलब होता है पहले, दूसरा जो है वो है हांस। इति यानी पहले, हांस यानी घटित होने या घटित होना, घटित होना, घटित होना। इतिहास 2 शब्दों के मेल से बना है, इति पहले, हांस ने घटित होना। यानी कि पहले जो घटना घटित हुई है उसे ही क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। अब अपन देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। अब इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ है अभी से पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं वो इतिहास कहलाता है। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है अभी से पहले, अभी से पहले जो घटनाएं, अभी से पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं, अभी से पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं उसे इतिहास कहा जाता है, उसे इतिहास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। यानी कि अभी से पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं उसे क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। इतिहास 2 शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से हैं 2 शब्द, इति और हांस, 2 शब्दों के मेल से बना है। इति का मतलब होता है पहले और हांस का मतलब होता है घटित होना। यानी कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है अभी से पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं उसे इतिहास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि अपन आगे बढ़े। देखो, प्राचीन काल से वर्तमान तक की प्रमुख घटनाओं का तिथि क्रम के आधार पर संकलन को ही इतिहास की संज्ञा दी जा सकती है। इतिहास जो है वो 2 शब्दों के मेल से बना है, इति प्लस हांस। इति का मतलब होता है पहले और हांस का मतलब होता है घटित होना। शाब्दिक अर्थ होता है अभी से पहले जो घटनाएं घटित हुई है उसे इतिहास कहा जाता है। आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इतिहास का पिता किसे कहते हैं या इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक
हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक, इतिहास का जनक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है हेराडोटस। हेराडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेराडोटस को कहा जाता है। ये जो नाम है, ये नाम कहीं आपको हेरोडोटस भी मिलेगा, हेराडोटस। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेराडोटस को कहा जाता है। जो यूनान का निवासी था, ये कहाँ का निवासी था? जो यूनान का निवासी था, जो यूनान का निवासी था, यूनान का निवासी था। कौन? हेराडोटस कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था। उसने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। कौन से ग्रंथ की रचना की थी? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें भारत व फारस के बीच होने वाले व्यापार का वर्णन है। की थी, जिसमें भारत और फारस के मध्य होने वाले व्यापार का वर्णन मिलता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेराडोटस को कहा जाता है। ये कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था। इसने कौन सा ग्रंथ लिखा है? हिस्टोरिका नामक इसने ग्रंथ लिखा है। इस हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के अंदर भारत और फारस जो है उसके मध्य जो व्यापार होता था, उस व्यापार के बारे में वर्णन किया है। ये मैंने व्यापार लिखा है, तो व्यापार का वर्णन इसके अंदर मिलता है। आपके दिमाग के अंदर प्रश्न उठ रहा होगा कि इतिहास का जनक तो हेराडोटस को कहा जाता है, तो भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है और राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो साथ में यहीं पर नोट कर लेना, भारतीय इतिहास का जनक यानी कि भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास का जनक, भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है वेद व्यास को। किसे कहा जाता है? वेद व्यास को। भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? वेद व्यास को कहा जाता है। साथ ही राजस्थान इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड को। किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड। किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? वेद व्यास को कहा जाता है। इसी प्रकार इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेराडोटस को कहा जाता है। आपके सामने प्रश्न होगा, इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? तो इतिहास यही है कि आदिकाल से यानी कि प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक की जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको तिथि क्रम के आधार पर संकलन जो किया गया है उसे ही इतिहास कहा जाता है।
इतिहास जो है वो कितने शब्दों से मिलकर के बना है? तो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से? इति प्लस हास से बना है। इति का मतलब होता है पहले और हांस का मतलब होता है घटित होना, यानी कि जो अभी से पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। लेकिन तिथि क्रम के आधार पर, यानी कि तिथि के क्रम को ही इतिहास कहा जाता है। अभी से पहले जो भी घटनाएं घटित हुई है उनके तिथि क्रम के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है उसे ही इतिहास कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, जो कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था। उसने कौन सा ग्रंथ लिखा है? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा है, जिसके अंदर भारत और फारस के मध्य जो व्यापार हुआ था उस व्यापार का वर्णन किया गया है। तथा साथ ही भारतीय इतिहास का जनक वेद व्यास को कहा जाता है और राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इसको नोट नहीं किया, इसे नोट कर लीजिए। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि अपन आगे बढ़ें। अब अपन शुरू कर देते हैं आज के टॉपिक को। आज का हमारा जो टॉपिक है, ये जो हमने पढ़ा था वो तो सिर्फ इतिहास का परिचय पढ़ा था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं यूनिट अनुसार टॉपिक, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। देखो, प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। ये जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो प्रारंभ से लेकर के 750 ईस्वी तक इसके अंदर वर्णन किया गया है। ये जो आपका पेपर है वो फर्स्ट पेपर है। उस फर्स्ट पेपर के अंदर अपन देख रहे हैं जो पहला टॉपिक है वो प्राचीन भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ये जो है हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। तो उन स्रोतों के अंदर हम सबसे पहले लेते हैं साहित्यिक स्रोत को लेते हैं। कौन से स्रोत को लेते हैं? साहित्यिक स्रोत। नंबर 1 जो है वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत के अंदर कौन कौन से बातें आएंगी? तो साहित्यिक स्रोत के अंदर हम देखेंगे कि प्राचीन काल से लेकर के 750 ईस्वी तक जितने भी विद्वान हुए हैं उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, जो पुस्तकें लिखी हैं, वो सारी की सारी किसके अंदर आएंगी? साहित्यिक स्रोत के अंदर आएंगी। इसके अंदर आपके वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग, ये सारी चीजें हैं किसके अंदर आएंगी? स्मृतियां वगैरह, ये सब आएंगी साहित्यिक स्रोत के अंदर आएंगी। तो अपन देखते हैं साहित्यिक स्रोत में, साहित्यिक स्रोत को भी, जो साहित्यिक स्रोत है, इस साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों के अंदर विभाजित किया गया है साहित्यिक स्रोत को। मुख्य रूप से अगर अपन देखते हैं तो पहला जो भाग है वो है देसी साहित्य और दूसरा जो भाग है, पहला जो भाग है वो है देसी साहित्य और दूसरा जो है वो विदेशी। यानी कि साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है। साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से हैं? तो इसका जो पहला भाग है वो है देसी साहित्य और जो दूसरा है वो कौन सा है? विदेशी साहित्य।
कौन सा है? विदेशी साहित्य। अब देसी साहित्य के अंदर अपन लेते हैं कौन सा टॉपिक को? देसी साहित्य। देखो साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। उसके अंदर हम पहला जो बिंदु है देसी साहित्य, इस देसी साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। तो देसी साहित्य के अंदर आते हैं भारतीय इतिहास पर सबसे अधिक अगर किसी का प्रभाव पड़ा है तो वो देसी साहित्यों का प्रभाव पड़ा है। किसका प्रभाव पड़ा है? देसी साहित्यों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है भारतीय इतिहास पर। इसके अंदर धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ तथा महाकाव्य, काव्य, नाटक, विभिन्न विषयों से संबंधित ग्रंथ इत्यादि रखे जाते हैं। किसके अंदर? देसी साहित्य के अंदर। देसी साहित्य के अंदर कौन कौन से ग्रंथ रखे जाते हैं? तो देसी साहित्य के अंदर ग्रंथ रखे जाते हैं धार्मिक ग्रंथ, सबसे पहले तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, महाकाव्य, काव्य, रचनाएं, नाटक और विभिन्न विषय से संबंधित ग्रंथ जो हैं उन ग्रंथों को किसके अंदर रखा जाता है? देसी साहित्य के अंदर रखा जाता है। अब अपन देखते हैं धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इस धार्मिक ग्रंथों के अंदर हम देखते हैं कि देसी साहित्य में सबसे प्रमुख जो स्थान है वो किसका है? धार्मिक साहित्य का स्थान है। अब धार्मिक साहित्यों के अंदर ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचनाएं की गई हैं। किसके अंदर? धार्मिक साहित्यों में। तो धार्मिक साहित्यों के अंदर अपन देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, कौन से धर्म ग्रंथ? इसके अंदर भी अलग अलग पॉइंट है। तो धार्मिक ग्रंथ के अंदर हम देखते हैं ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। कौन सा धर्म ग्रंथ देखते हैं? ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंदर धार्मिक ग्रंथों से सबसे प्रमुख स्थान ब्राह्मण धर्मों का आता है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ अनेक प्रकार के हैं, जैसे कि वेद, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, ये सारे किसके अंदर आते हैं? तो ये सारे आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर आते हैं। तो एक बार आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि आप भूल जाओगे। तो देसी साहित्य के अंदर आप लिख लेना, देसी साहित्य भारतीय इतिहास पर सबसे अधिक देसी साहित्यों का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? देसी साहित्यों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। धार्मिक ग्रंथ, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंदर आते हैं धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, महाकाव्य, कौन कौन से आते हैं? महाकाव्य, काव्य, नाटक तथा विभिन्न विषयों से संबंधित ग्रंथ किसके अंदर आते हैं? तो देसी साहित्य के अंदर आते हैं। कौन कौन से? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, महाकाव्य, काव्य, नाटक तथा विभिन्न विषयों से संबंधित ग्रंथ किसके अंदर आते हैं? ये सभी
ये सभी आते हैं देसी साहित्य के अंदर आते हैं। आप मेरे साथ साथ में नोट भी करते रहिएगा। इसके बाद में आता है धार्मिक ग्रंथ। किसे? देसी साहित्य के अंदर भी पॉइंट है। देसी साहित्य के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक, महाकाव्य, काव्य, नाटक तथा विभिन्न विषयों से संबंधित ग्रंथ। इसके अंदर जो पहला जो बिंदु है आता है वो आता है धार्मिक ग्रंथ। पहला जो बिंदु आता है वो कौन सा आता है? धार्मिक ग्रंथ। कौन सा आता है? धार्मिक ग्रंथ। अब धार्मिक ग्रंथ जो है उसके अंदर धार्मिक ग्रंथ में कौन कौन से आते हैं? तो धार्मिक ग्रंथ के अंदर आपके आएंगे कौन कौन से? धार्मिक ग्रंथ के अंदर आपके आएंगे वेद। देखो सबसे पहले तो ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे। ब्राह्मणों के बाद में आएंगे बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित अनेक ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में आएंगे बौद्ध एवं जैन ग्रंथ साहित्य। किसके अंदर आएंगे? धार्मिक ग्रंथ के अंदर आएंगे। अब इन्हीं धार्मिक ग्रंथ के अंदर ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं, कौन से? ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जो हैं वो इसके अंदर आएंगे। इसका भी अलग से बिंदु है। तो इसका जो बिंदु है पहला कौन सा? इसके भी 3 पॉइंट है। कौन कौन से? ये इन 3 पॉइंटों के अंदर हम पहला जो पॉइंट है इसका, उस पॉइंट को लेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ। किसे लेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ को लेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर हम अपन देखते हैं कि धार्मिक ग्रंथों से संबंधित सारे ग्रंथ किसके अंदर आएंगे? ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर आएंगे। ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर आपके वेद, ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर कौन कौन से आएंगे? तो वेद किसके अंदर आएंगे? ब्राह्मण ग्रंथ में वेद के बाद में वेदांग, उपनिषद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, स्मृति, ग्रंथ आदि। अब अपन पढ़ेंगे इसके अंदर पहला जो पॉइंट है वो है वेद। उस वेद को पढ़ेंगे। देख लेना, आप यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा, आप कंफ्यूज हो चुके होंगे कि आखिरकार ये है क्या। तो अपन देख लेते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उसके अंदर जो पहला स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन से? देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। अब इस देसी साहित्य को लेते हैं। इस देसी साहित्य का भारतीय इतिहास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो देसी साहित्य का प्रभाव पड़ा है। देसी साहित्य के अंदर भी कौन कौन आते हैं? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, महाकाव्य, काव्य, नाटक तथा विभिन्न विषयों से संबंधित ग्रंथ। अब इस देसी साहित्य के भी अलग अलग टुकड़े हैं, जिसमें जो पहला टुकड़ा है वो है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ के अंदर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ। ठीक है। अब इसके अंदर जो पहला पॉइंट है किसका? धार्मिक ग्रंथ का भी, वो है ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें आते हैं वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, स्मृति, ग्रंथ आदि। आप इसे नोट कर लीजिए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाँ, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप इस वीडियो को पुनः देखें, 1, 2 या 3 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा हो बोलने की, या हो सकता है कि मेरी स्पीड कम हो बोलने की। आप पहली बार मेरे से पढ़ रहे हो, आपको समझ में हो सकता है कई विद्यार्थियों को नहीं भी आ रहा होगा। जैसे जैसे हमारी क्लासें चलेंगी, 2, 3, 4 क्लासें चलेंगी और आप भी मेरी तरह मेरी रूटीन में आ जाओगे, फिर आपको मेरी लैंग्वेज जो है वो भी समझ में आ जाएगी। मेरे समझाने का जो तरीका है वो भी आपको समझ में आ जाएगा।
प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल हम शुरू करेंगे वेद कि वेद कितने हैं, कौन कौन से हैं तथा इसके अंदर किसका वर्णन किया गया है, इसके बारे में हम अध्ययन कल करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।